नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में बात करेंगे अपना बजट। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की धामी सरकार वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करने जा रही है। माना जा रहा है कि 90,000 करोड़ से ज्यादा का बजट सरकार सदन में पेश कर सकती है। वहीं उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू होगा। विधानसभा सचिवालय की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि विधानसभा का बजट सत्र देहरादून में आयोजित होना है। इस सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही सरकार राज्य का बजट पेश करेगी, जबकि कैग की रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मुताबिक विधानसभा का सत्र 26 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक आयोजित होगा। हालांकि विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में सत्र की शुरुआत 26 फरवरी से होने का जिक्र है, जबकि सत्र समापन की अवधि का जिक्र नहीं किया गया। कांग्रेस ने विधानसभा का बजट सत्र 2 सप्ताह से अधिक समय तक चलाने की मांग की है। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़े ने कहा कि बजट पर विभागवार चर्चा के लिए विधायकों को पर्याप्त समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए। वहीं सत्र शुरू होने से पहले राज्य में सत्र गैरसैंण में न कराए जाने पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल कांग्रेस ने बजट सत्र गैरसैंण में कराए जाने की सरकार से मांग की, जबकि सरकार ने सत्र को देहरादून में कराने का फैसला लिया है। सरकार का तर्क है कि पक्ष विपक्ष के कई विधायकों ने पत्र लिखकर सत्र देहरादून में कराने का अनुरोध किया था, जिसके बाद सरकार ने सत्र देहरादून में कराने का फैसला लिया। इसके साथ ही राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय भार भी न पड़े, इसको देखते हुए फैसला लिया गया है। कांग्रेस ने सरकार से ऐसे विधायकों की सूची सार्वजनिक करने की मांग की है जिन्होंने सरकार से सत्र देहरादून में कराने की मांग की है। बताया जा रहा है कि 40 से ज्यादा विधायकों ने सरकार को पत्र लिखकर सत्र देहरादून में कराने का अनुरोध किया था। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड की धामी सरकार जल्द वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करने जा रही है। माना जा रहा है कि 90,000 करोड़ से ज्यादा का बजट सरकार सदन में पेश कर सकती है। वहीं उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू होगा। विधानसभा सचिवालय की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि विधानसभा का बजट सत्र देहरादून में आयोजित होना है। इस सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही सरकार राज्य का बजट पेश करेगी, जबकि कैग की रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी जाएगी। वहीं राज्य की जनता को बजट की काफी उम्मीदें हैं। वहीं जनता ने सरकार से महंगाई कम करने और रोजगार बढ़ाने की मांग की है। वहीं विपक्ष ने बजट सत्र 2 सप्ताह से अधिक समय तक चलाने की मांग की है। कांग्रेस नेता और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि बजट पर विभागवार चर्चा के लिए विधायकों को पर्याप्त समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मेरा नाम ऋषि राम पेनुली है और बजट को लेकर जहां तक सरकार से अपेक्षा है, हम तो ये कहते हैं कि सरकार को सबसे ज़्यादा ध्यान जो है रोजगार, आज जो है मतलब देश का हो चाहे प्रदेश का हो, नौजवान सबसे ज़्यादा बेरोजगारी झेल रहा है। रोजगार का बिल्कुल अभाव है, बिल्कुल मतलब ये समझो कि 20% भी रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा है। और जो प्राइवेट कंपनियां है भी, वो जो है कुछ दिन किसी को रख रहे हैं, उसके बाद जैसे ही नए लड़के आ रहे हैं MBA करके M.Tech करके, उसके बाद पुरानों के वेतन बढ़ रहे हैं, उनको जो है लात मार के भगा रहे हैं, नए लड़कों ले रहे हैं ताकि उनको न्यूनतम जो है तनख्वाह देनी पड़ी। हमारा जो उत्तराखंड का जो बजट होना चाहिए, इसमें सबसे पहला बजट हमारे रोजगार को लेकर के होना चाहिए। जो हमारे बच्चे रोज एजुटेशन पे लगे हुए हैं, इनकी समस्याओं का सॉर्ट आउट हो और हर हाथ को काम मिलने की बात हो, जिससे कि आदमी अपना काम विकास कार्य खुद अपना आप कर सके। जहाँ तक महंगाई की बात है, तो महंगाई किसी भी रूप में है, अघोषित महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हर आदमी का जो है कि खाना 2 वक्त का मुश्किल हो रहा है। महंगाई जब तक कम नहीं होगी, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, तो आदमी की कमर टूटे ही टूटेगी। आने वाला विधानसभा सत्र की तैयारियां हैं और अभी अधिसूचना तो जारी नहीं हुई है, लेकिन पता चल रहा है कि 26 तारीख से विधानसभा का सत्र है। पहले तो हम ये मांग करेंगे कि विधानसभा का जो बजट सत्र है उसकी अवधि लंबी रखी जाए, क्योंकि बजट सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें पहले दिन माननीय राज्यपाल साहब का अभिभाषण होता है, तो एक दिन कुछ कार्य नहीं होता। उसके अगले दिन से बजट पेश होगा शाम को, तो उसके बाद तीसरे दिन बजट पर सामान्य चर्चा होगी। तो सामान्य चर्चा के लिए 70 हम सब विधानसभा के हम सदस्य हैं, तो 70 विधानसभा के सदस्य चर्चा करेंगे, तो उसके लिए लगभग 2 दिन चाहिए।
और सामान्य बजट पर चर्चा के बाद विभागवार बजट पर चर्चा के लिए 4-5 दिन चाहिए। तो हम तो सरकार से मांग करेंगे कि कम से कम 2 हफ्ते का बजट सत्र चलाया जाए। निश्चित रूप से जैसे केंद्र सरकार ने जनहित में, गरीबों के हित में, किसानों के हित में, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, उनके कल्याण के लिए जिस तरह से केंद्र सरकार का बजट रहा है, ठीक उसी तरह से हमारी राज्य सरकार भी गरीबों के लिए और जो वंचित हैं, शोषित हैं, महिलाएं हैं, उनके सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए केंद्रित रहेगा हमारा उत्तराखंड सरकार का बजट। वहीं सत्र शुरू होने से पहले ही राज्य में सत्र गैरसैंण में न कराए जाने पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस ने बजट सत्र गैरसैंण में कराए जाने की सरकार से मांग की है, जबकि सरकार ने सत्र को देहरादून में कराने का फैसला लिया है। सरकार का तर्क है कि पक्ष विपक्ष के कई विधायकों ने पत्र लिखकर सत्र देहरादून में कराने का अनुरोध किया था, जिसके बाद सरकार ने सत्र देहरादून में कराने का फैसला लिया है। इसके साथ ही राज्य में अतिरिक्त वित्तीय भार भी न पड़े, इसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। वहीं कांग्रेस ने सरकार से ऐसे विधायकों की सूची सार्वजनिक करने की मांग की है जिन्होंने सरकार से सत्र देहरादून में कराने की मांग की है। बीजेपी को लिस्ट जारी करनी चाहिए कौन 40 लोग हैं। दूसरा, बीजेपी को ये भी बताना चाहिए अगर विधायकों के लिखने का इतना बड़ा फर्क है तो आदरणीय प्रीतम सिंह जी और आदरणीय यशपाल आर्या जी CLP साहब ने कार्य मंत्रणा की बैठक से इस्तीफा दे दिया, उस कमेटी से इस्तीफा दे दिया, इनको फर्क नहीं पड़ा। तो निर्णय सरकार को लेना है, ये तय विधायक नहीं करते कि कहाँ सत्र होगा, ये तय सरकार और अध्यक्ष करते हैं, ये उनको तय करना चाहिए। वो बताएं वो क्यों मान गए। देखो, एक तो इलेक्शन ईयर है, ठीक है ना। जब इलेक्शन ईयर होता है, किसी भी दल की सरकार हो, A की हो, B की हो, C की, तो वो वैसे ही थोड़ा चाक चौबंद हो जाती है। उसको इलेक्शन में पब्लिक के बीच में जाना है, तो वैसे भी कोई भी सरकार हो, और हमारे यहाँ तो वैसे भी हमेशा ही चाक चौबंद है। बजट जनता के लोकप्रिय बजट आएगा। कुल मिलाकर उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार के बजट से जनता को काफी उम्मीदें हैं। चुनावी साल में सरकार के बजट से जनता को उम्मीदें हैं कि सरकार जनहित से जुड़े फैसले लेगी। हालांकि जनता महंगाई और बेरोजगारी को दूर करने की सरकार से मांग कर रही है। वहीं विपक्ष सरकार से सत्र की अवधि बढ़ाने और सत्र को गैरसैंण में कराने के साथ ही सरकार से उन विधायकों की सूची सार्वजनिक करने की मांग कर रहा है जिन्होंने गैरसैंण में सत्र कराने का विरोध किया। ऐसे में देखना होगा कि क्या धामी सरकार जनता और विपक्ष की मांग को मानेगी या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। जी हाँ, तो बजट सत्र शुरू होगा, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष की मांग है कि इस बजट सत्र को 2 हफ्ते तक चलाया जाए। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। शिषपाल सिंह बिष्ट जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीता शर्मा जी, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुकी। शांति प्रसाद भट्ट जी, केंद्रीय प्रवक्ता UKD हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अरुण शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत नवीन प्रशाली जी, बजट सत्र का आगाज होने वाला है और सत्ता पक्ष की क्या तैयारी है। इस बार बजट से जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं और कैसा होने वाला इस बार का बजट। हालांकि आप मुझसे कहेंगे कि इंतजार करना है, लेकिन फिर भी थोड़ा मोटे तौर पर कि कैसा बजट हो सकता है। जी ऐसे जी, आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार की प्राथमिकता समग्र विकास की है और लगातार इस प्रदेश को आगे ले जाने की है और इस प्रदेश को नई राज्यों में शुमार करने की है। तो उसको देखते हुए हमारा बजट रोजगार पूरक भी होगा और महिला सशक्तिकरण भी उसमें मुख्य बिंदु होंगे। और आप देख सकते हैं कि आगामी 26 फरवरी से जो विधानसभा का सत्र है उसमें राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद आगे का सत्र शुरू होगा और सभी कार्यक्रम उसमें सम्मिलित किए जाएंगे बजट से संबंधित। और इस बजट को बनाने में इस बार सभी की राय ली गई है और जगह जगह पर संवाद स्थापित करके जो उत्तराखंड के विकास में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं उन लोगों की राय लेकर और भी अन्य विभिन्न माध्यमों से जो राय आई है उसको सबको इसमें समावेश करके एक बहुत बेहतरीन बजट उत्तराखंड के लिए बनाया जा रहा है और इस बजट पर सभी की नजर रहेगी और बजट भी काफी अच्छा खासा इस बार ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि नवीन प्रशाली जी, ऐसा पहली बार बिल्कुल नहीं हुआ है कि जनता की राय ली गई हो। अभी इससे पहले भी जितनी बार मुझे लगता है धामी सरकार जब से बजट ला रही है तब से ये कहा गया है कि जनता अपनी राय दे सकती है, बजट में उनको शुमार किया जाएगा।
तो इस बार कुछ अलग नहीं है। हालांकि हर बार विपक्ष यही कहता है कि आप जनता की राय लेते जरूर हैं, लेकिन सम्मिलित क्या करते हैं ये नजर नहीं आता। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो राय आती है, जो उत्तराखंड के हित में है, वो राय हमेशा ली जाती है। और या फिर जो आपको लगता है कि लेने लायक है हम वही लेंगे। ऐसा नहीं है, जो उत्तराखंड के हित में है, मैंने कहा ना, हमारे हित में हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तराखंड के हित में राय होनी चाहिए, हर एक राय ली जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही राय को काफी सारे लोग देते हैं, तो उसको एक राय मान के उसमें समाहित कर दिया जाता है। तो इसमें विपक्ष का ये मानना बिल्कुल निराधार है, इस तरह से नहीं है। धामी सरकार इस प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और संकल्पित भाव से काम कर रही है। तो मैं समझता हूं कि जो बजट होगा ये रोजगार और महिला सशक्तिकरण को विशेष तौर पर ध्यान में रखकर आएगा। ठीक है, बजट से क्या उम्मीद है शीशपाल जी? गैरसैंण में नहीं हो रहा है, देहरादून में हो रहा है, या 2 सप्ताह का आना चाहिए, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल मेरा सीधा सवाल यही है कि उम्मीदें कितनी है इस बजट से? देखिए यशी जी, उम्मीदें तो राज्य की जनता को बहुत ज्यादा हैं और 7 साल से राज्य में प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार है। ये युवाओं को रोजगार के जो है सपने दिखा करके ही प्रदेश की सत्ता में आए। पलायन रोकने के सपने इन्होंने दिखाए थे, जो है उद्योग पहाड़ चढ़ेंगे ये सपने दिखाए थे, कानून व्यवस्था बेहतर होगी ये सपने दिखाए थे। लेकिन हो क्या रहा आप देखिए ना, बेरोजगार जो है सड़कों पे पीटे जा रहे हैं, जो है मातृशक्ति कानून व्यवस्था से नाराज है और लगातार सड़कों पे उतर के अपनी आवाज को भी उठाने का काम कर रही है। वो आंगनवाड़ी की बहनें हो, चाहे उपनल के कर्मचारी हो, आप देखिए लगातार सड़क पे उतर के जो है अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात पहुंच नहीं रही है, उनकी समस्या का समाधान हो नहीं रहा है। और पिछले बजट की अगर हम बात करें, 77,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पिछली बार जो है प्रस्तुत किया गया था। तब कहा गया था कि ये विकासोन्मुखी बजट है, इससे रोजगार की बाढ़ आएगी, राज्य जो है 2025 की ओर जो है आगे बढ़ेगा, जिसमें इनका जुमला है कि 2025 तक उत्तराखंड को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। हमें भी अच्छा लगता है अगर हमारा राज्य नंबर 1 बने, लेकिन उसके लिए आप कदम क्या उठा रहे हैं? क्योंकि पिछले बजट में ये जी इन्होंने 70,000 पॉली हाउस का सपना राज्य के युवाओं को दिखाया था कि पॉली हाउस लगेंगे तो जो है हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में उत्तराखंड जो है देश में नंबर 1 होगा और यहाँ से रोजगार की बाढ़ आएगी। पॉली हाउस तो धरातल पे उतरे नहीं, उल्टा जो है हॉर्टिकल्चर घोटाला हो गया, जो है माननीय हाईकोर्ट को सीबीआई जांच के आदेश देने पड़े। तो ये जो बात कहते हैं उसको जो है कभी पूरा नहीं करते। इनकी इच्छा शक्ति ही नहीं है, कोई रोड मैप जो है विकास का नहीं है। और तो छोड़िए आप विकास की बात, जो इनके सांसदों ने गोद लिए थे गांव, वो आज तक गोद से नहीं उतरे। उन गांवों में मूलभूत सुविधाओं का कितना विकास हुआ आज तक मीडिया को नहीं दिखा पाए। तो ये क्या विकास करेंगे आप बताएं ना। स्मार्ट सिटी देहरादून को आप ले लीजिए, इसमें 1650 करोड़ रुपया पानी की तरह बहा दिया गया, लेकिन धरातल में कुछ नजर नहीं आ रहा कि भाई आखिर किया क्या हमने शहर को स्मार्ट बनाने के लिए। स्मार्ट तो शहर बनानी है। हाँ, मुख्यमंत्री के जरूर हमने विज्ञापन देखे कि वो सबसे स्मार्ट है, तो मुख्यमंत्री स्मार्ट बने, न लोग स्मार्ट बने, न बेरोजगार स्मार्ट बने, न हमारी बेटियों की सुरक्षा का कोई काम हुआ। हमारे शहर तो खैर स्मार्ट क्या ही बनेंगे, ये उम्मीदी लोगों ने छोड़ दी। गांव की जो है स्थिति जो है पहले से बदतर हुई है। पलायन आयोग की रिपोर्ट खुद कह रही है कि 270 लोग प्रतिदिन पलायन करने के लिए मजबूर है। तो क्या बदला आप बताए ना। आपने जो सपने राज्य के युवाओं को दिखाए, डबल इंजन के नाम पर वोट मांगा, डबल इंजन के नाम पर लोगों को उम्मीद थी कि राज्य में रोजगार की बाढ़ आएगी, पलायन रुकेगा, जो हम पहाड़ों में भी जो है विकास को देखेंगे, स्वास्थ्य सेवाएं सुधरेंगी, लेकिन हर स्थिति जो है बदहाल है। शिक्षा के मामले में हम पूरे देश में दूसरे नंबर में आते थे, ये स्थिति आज 35वें नंबर पे खिसक गए हैं। इन्हीं की जो है रिपोर्टें हैं केंद्र सरकार, क्या बताए ना। तो क्या है बोलिए ना, क्या मिला हमारे राज्य को? एक मतलब अदूरदर्शी जो है सरकार है, जिसके पास न कोई विजन है, ना कोई जो है रोड मैप है विकास का। आप बताइए, जो है अनुभवहीनता की कमी भी जो है गाहे बगाए जो है राज्य का बुद्धिजीवी वर्ग उठाता रहता है। लेकिन जो है इस सब चीज से जो है सरकार को बाहर निकलना चाहिए। जो उम्मीदें डबल इंजन से राज्य की जनता को थी, कम से कम कुछ तो पूरा करो भाई, उस और कुछ तो बढ़िए। आपके सामने उदाहरण के तौर पर ये सीधी जोशीमठ है, मैं अभी जोशीमठ के लोगों के साथ ही बैठा था कुछ देर पहले।
मैंने कहा भाई क्या हुआ, सरकार ने क्या किया आपके लिए? कह रहे भाई साहब कुछ नहीं है, हमारे जो उद्योग धंधे थे, हमारे जो होटल थे, अभी तक कुछ नहीं पता कि जो है बंद हो गए हैं। क्या होगा उनका? उसके मुआवजे का कोई रोड मैप सरकार ने अभी तक नहीं दिया। हाँ, मकानों का थोड़ा बहुत जो है पीडब्ल्यूडी की दरों पे जो है सेटलमेंट किया है, वो भी पूरी तरीके से नहीं हुआ है। पुनर्वास का कोई खाका अभी तक नहीं। आप एक जोशीमठ की समस्या का जो है समाधान आज तक नहीं तलाश पाए, तो आप पूरे राज्य का विकास कैसे करेंगे, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो इसके लिए चाहिए इच्छा शक्ति, इसके लिए चाहिए जो है आपके पास विकास का रोड मैप, और आप जो है डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी अगर उसको प्रस्तुत नहीं कर पा रहे, उसे अगर धरातल पे नहीं उतार पा रहे, हमारे बेरोजगार नौजवानों को जो है आप अगर रोजगार नहीं दे पा रहे, मेरे उपनल के साथियों का अगर आप नियमितीकरण नहीं कर पा रहे, फिर कर क्या रहे हैं? आंगनवाड़ी की बहनें, आपका टेप रिपीट हो गया है। गाय बगाए मैं देखता हूँ कि जो है आंदोलन के लिए मजबूर है। आखिर क्या? शिषपाल जी जरा और लोगों की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद आते हैं। नवीन जी रुकिएगा जरा। मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी शांति प्रसाद भट्ट जी का। शांति प्रसाद जी, क्या उम्मीदें हैं बजट से इस बार? देखिए, उत्तराखंड की जनता के लिए बजट है तो निश्चित रूप से जनता को बहुत उम्मीद होगी। कोई भी सरकार नहीं चाहती कि वो जनप्रिय ना बने, बस अनुभव जो है सरकार को शंका के घेरे में लेकर आता है। ठीक है, 26 फरवरी को सत्र चलना है और जो मंत्री जी कह रहे हैं कि 1 मार्च तक इसने चलना है। पुराने अनुभव ये कहते हैं कि सत्र में बजट पास होगा, उसके बाद टाई फीस, ये 1 सप्ताह नहीं चला पाएंगे, ये इनकी कार्य प्रणाली है। अब इस पे मोहर कैसे लग रही है कि विधायक ही बोल रहे हैं कि कम से कम 2 सप्ताह चलना चाहिए, और उसमें भी क्या कह रहे हैं विधायक, जनप्रतिनिधि, जनता की आवाज, वो ये कह रहे हैं कि विधायकों को पूरा समय मिलना चाहिए बोलने का। इससे पता चलता है कि आनन फानन में इस बजट को पास कर भारतीय जनता पार्टी जनता की आवाज को दबाने की बात कर रही। खुशी की बात यह है कि इस बजट सत्र में सबसे बड़ी बात यह है कि कैग की रिपोर्ट निकल कर आएगी। नेता प्रतिपक्ष और निर्दलीय विधायक, अब देखना यह होगा कि वो कैग की रिपोर्ट पर जो घोटाले जनता के बीच में आएंगे, क्या उस पर चर्चा हो पाएगी, नहीं होगी। और सबसे बड़ी चिंता की बात जो रिपोर्ट से निकल कर आ रही है, 40-42 विधायकों ने यह कह दिया कि गैरसैंण में अतिरिक्त खर्च होगा, वहां नहीं जाना हमें। कौन लोग हैं वो, सार्वजनिक किया जाए नाम। कांग्रेस के नेता ने जो बात कही है उसको सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए कि ये लोग हैं जिन्हें गैरसैंण से दर्द है, ये लोग हैं जो उत्तराखंड विरोधी हैं, ये लोग हैं जो जनता की आवाज नहीं अपनी सुविधाओं के लिए जो है राजनीति करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि हम जनता के साथ, जनता के कहे अनुसार बजट को लेकर आए हैं। भैया, जनता के ही जनप्रतिनिधि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी ने यूसीसी के खिलाफ मंत्रणा समिति से इस्तीफा दे दिया। सुनी जनता की, पूछा आपने कि यशपाल आर्य जी, आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया है, इस पर बिना चर्चा के हम यूसीसी लेकर नहीं आएंगे। कहने का मतलब है यह भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक चरित्र है जो इन्हें तय करा हुआ है। जनता की कहीं कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, इतना जरूर है अपनी थोपने में ये नंबर 1 है। इसी का परिणाम है कि राज्य आज कर की गट में डूब गया। अब आ जाइए जनता को क्या चाहिए। देखिए, उत्तराखंड में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी महामारी बन चुकी है। देखते हैं कि 90,000 करोड़ के बजट में बेरोजगार बच्चों को क्या आशा मिलती है। उत्तराखंड पलायन से परेशान है। देखते हैं पलायन रोकने के लिए कौन सी कुटीर उद्योग जो है पहाड़ों में लगाने के लिए सरकार ने बजट उसमें निर्धारित किया है। तीसरी बात, उत्तराखंड में जंगली जानवरों से आम जनमानस परेशान है। हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगी है कि बंदरों से फसलें बचाओ वरना ग्रामीण जो है सामूहिक आत्मदाह करने को तैयार हो जाएंगे। हाई कोर्ट के एक वकील हैं डीके जोशी, उन्होंने अब जनहित याचिका की तैयारी कर ली। कहने का मतलब है ना राजधानी का पता 24 सालों में, ना रोजगार मिल रहा है। हाकम सिंह तैयार बैठा है, मुख्यमंत्री लाचार है नौकरी देने में। हाकम सिंह गारंटी बना हुआ है। उत्तराखंड से पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भ्रष्टाचार में आकंठ राज्य डूब चुका है। महिलाओं के सशक्तिकरण की जो ये बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि अंकिता हत्याकांड में आपने अभी तक विनोद आर्य को खुला क्यों छोड़ा हुआ है? क्यों अंकिता की मां रो रो कर कह रही है कि मेरी बेटी को न्याय दो? कहने का मतलब यह है यशी जी, ये भारतीय जनता पार्टी है। इनके बराबर जुमले फेंकने में शायद ही विश्व में कोई ऐसी पार्टी हो
इस बजट से जनता, देखिए 90,000 करोड़ का बजट कम नहीं है। अगर देखा जाए तो केवल 32 लाख लोग पहाड़ों में रहते हैं 10 जनपद में, और जो 3 जनपद है हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, इनको सरकार के बजट से कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये संपन्न लोग हैं। मगर सरकार को टकटकी लगाकर देखने वाले वो लोग जिनकी सरकारी आंकड़ों में 48 लाख जनसंख्या है और मूल केवल पहाड़ में। ठीक है शांति प्रसाद जी, क्या उन लोगों के लिए विकास की योजनाएं इस बजट में है? वापस यदि आते हैं। होगी तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं हम साधुवाद करेंगे भाजपा को, वरना भारतीय जनता पार्टी केवल पूंजीपतियों के लिए 90,000 करोड़ का ये बजट लेकर आई है। वापस आते हैं और संगीता जी का रुख करना चाहेंगे। संगीता जी क्या कुछ कहना चाहती है, क्या कुछ उम्मीदें हैं बजट से? देखिए यशी जी, उत्तराखंड की जनता को बजट से बहुत उम्मीदें रहती है और हर बार रहती है, ये कोई नया नहीं है, लेकिन उनको धरातल पर मिलता क्या है ये सबसे बड़ी बात है। और आप देखिए यशी जी की मैं शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करूं तो उत्तराखंड आज कहाँ खड़ा हुआ है। उत्तराखंड में अपने भवन भी नहीं है। आप सोचिए कि मैं सिर्फ एक पिथौरागढ़ जिले की बात करूं तो वहाँ 3 महाविद्यालय ऐसे हैं जो किराए के मकान में चल रहे हैं। तो आप देखिए कि अस्पताल किराए के भवनों में चल रहे हैं। तो अपने भवन तक सरकार मुहैया नहीं करा पा रही और 90,000 करोड़ के बड़े बजट की बात करती है। और 25 साल बाद अग्रणी राज्यों में हमारा उत्तराखंड खड़ा होगा इस बात का दावा करती है। अपने भवन में हम शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं तक मुहैया कराने में नाकाम है। तो आप देखिए, और आपने जो रिपोर्ट दिखाई उसमें लगातार जनता की आवाज भी ये कह रही है कि रोजगार चाहिए, हमें महंगाई कम कैसे होगी इस पर बजट में कुछ समावेशित होना चाहिए कि महंगाई कैसे कम हो और युवाओं को रोजगार मिले। तो देखिए बड़े बड़े वादे यशी जी होते हैं, जब बजट आता है तो बहुत अच्छा लगता है सुन करके कि इतने 1000 करोड़ इसमें मिल गया, इतने 1000 करोड़ इसमें मिल गया, लेकिन जनता के हाथ फिर भी कुछ नहीं आता और हाथ अंततः खाली ही रह जाते हैं। तो जब जनता को सब कुछ मिलेगा यशी जी, बजट तभी परिपूर्ण होगा कि भाई वो 90,000 करोड़ है वो कहीं साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ। अब कोई भाई वो चमत्कार हो जाए यशी जी तो बात अलग है, क्योंकि आज भी अखबारों में जब ये छपता है कि चंपावत की वीआईपी सीट में अस्पतालों में व्यवस्थाएं नहीं है तो बहुत दुख होता है कि धामी जी की अपनी विधानसभा में जब ये हाल है तो पूरे उत्तराखंड में क्या हाल होंगे। आज भी गर्भवती महिलाओं की मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी तो वो लगातार यही कह रही है कि अस्पताल में व्यवस्था नहीं है, हमें रेफर सेंटर बना करके जिला अस्पताल रख दिए हैं और हम लगातार रेफर हो रहे हैं, वहां डॉक्टर नहीं है। तो आप सोचिए कि इतना बड़ा बजट आप शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी आवंटित करते हैं और उससे भी यहाँ का शिक्षा और स्वास्थ्य में विकास नहीं हो पा रहा, तो कितनी दयनीय स्थिति उत्तराखंड की है। और आप गैरसैंण में नहीं करा पाते तो आप उस लिस्ट को सार्वजनिक नहीं करते, लेकिन आप हमेशा कहते हैं कि हम जनता के लिए काम करना चाहते हैं, जनता जो कहती है हम उसको बजट में लाना चाहते हैं, हम जनता की बात को सुनते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा नवीन भाई से बिल्कुल यही अनुरोध है कि आप जनता से सुनते हैं तो उन 40 नामों का लिस्ट जो है वो बिल्कुल सार्वजनिक हो कि जनता को पता चले। दूसरी चीज जो शिक्षा और स्वास्थ्य जो रिपोर्ट में भी जनता लगातार त्राहिमाम होकर के कह रही है कि भाई रोजगार की बात कीजिए, आप महंगाई को कम करने की बात कीजिए, तो उसको आप बजट में जरूर समावेशित कीजिए ताकि जनता जो है वो त्राहिमाम से बच सके। हाँ ठीक है, वापस आते हैं आपके पास संगीता जी। हमारे साथ यहाँ पर अरुण शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। अरुण शर्मा जी, इस बार बजट से आपको भी क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि उत्तराखंड की जनता इस बजट से काफी उम्मीदें लगाकर बैठी है और कहा जा रहा है कि इस बजट में जनता की रायशुमारी ली गई है और उनकी भी अगर उनकी कुछ राय है तो उसको भी अगर सरकार जिस तरीके से जनता के हित में, उत्तराखंड के हित में है तो सरकार उस पर अमल करेगी। दूसरी ओर गैरसैंण को लेकर जो कहा जा रहा है कि गैरसैंण में इस बार सत्र आहूत नहीं हो रहा, पक्ष विपक्ष के 40 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने पत्र लेकर देहरादून में ये कराने की मांग की कि देहरादून में सत्र आयोजित होना चाहिए। और अब करण महाराज जी कह रहे हैं और विपक्ष मांग कर रहे हैं कि आप उन 40 लोगों के नाम सार्वजनिक कर दीजिए। इस पर क्या राय है आपके? देखिए, इसकी पहली चीज तो मैं ये बोलूंगा कि संविधान ने बड़ी विधानसभाओं के लिए साल में कम से कम 90 दिन का सत्र कराने की बात कही थी और छोटी विधानसभाओं में कम से कम 60 दिन का सत्र। लेकिन पिछले 24 साल से उत्तराखंड की विधानसभा को कवर करने वाले मेरे जैसे छोटे पत्रकारों को हमेशा निराशा हाथ लगती है, क्योंकि कभी भी वो 60 दिन पूरे नहीं हुए किसी भी साल में और सत्र की अवधि लगातार कम होती गई। और ये तमाम लोग जो विधानसभा से ताल्लुक रखते हैं वो भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि हमारे यहाँ पहली विधानसभा से जब अंतरिम सरकार बनी थी नित्यानंद स्वामी जी की और उसके बाद कोश्यारी जी की,
उसके तभी से सत्र की अवधि लगातार कम होती चली गई। और स्थिति तो ये है कि पिछले कुछ सालों में तो ये देखा जा रहा है कि जब भी सरकार को अपना कोई काम करवाना होता है, वो काम करवाने के बाद वहां नूरा किस्ती शुरू हो जाती है, चाहे किसी की सरकार रही हो। हंगामा होता है विपक्षी द्वारा और वो आनंद फानंद में वो विधेयक पास हो जाते हैं, वो बजट पास हो जाता है, सब कुछ पास हो जाता है और सत्र स्थगित हो जाता है, क्योंकि ये सरकार के हाथ में होता है सत्र को चलाना या न चलाना, ये सरकार के हाथ में होता है। और ये हम लोग इतने सालों से लगातार देखते आ रहे हैं, ये तमाम लोग मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो। दूसरी चीज देखिए, मान लिया पिछले सत्र में जो अभी खत्म हुआ है, इसी बार सत्रावसान किया गया था जिसका, क्योंकि बजट सत्र आगे करना था, उसी में ये एक लेटर घूम रहा था विधानसभा के अंदर अलग अलग विधायकों के पास, कुछ ने उसमें हस्ताक्षर किए, कुछ में नहीं किए। अगर सार्वजनिक हो जाएगा तो निश्चित तौर पर मैं ये बता दूंगा, बहुत सारे विधायक ये कहेंगे कि इसमें हमारे हस्ताक्षर ही नहीं थे। जो 42 लोगों की बात हो रही है देने की, निश्चित तौर पर वो दिया गया है, लेकिन उसमें कितने लोगों के हस्ताक्षर वास्तविकता में है या कितने के नहीं है, ये बिल्कुल एक शोध का विषय होगा। तो तीसरी चीज, आपने कहा गैरसैंण सत्र की बात। देखिए, मुझे याद है जब पहली बार कैबिनेट की मीटिंग हुई थी विजय बहुगुणा के जमाने में गैरसैंण के अंदर, तो वो एक प्राइमरी स्कूल में हुई थी कैबिनेट की बैठक, जिसमें हम लोगों को भी ले जाया गया था। दूसरा, उसी बार सत्र हुआ हरीश रावत के टाइम पे, तो वो टेंट के अंदर हुआ। धीरे धीरे हरीश रावत ने और बाकी लोगों ने मिलकर विजय बहुगुणा के टाइम पे ये विधानसभा की बात शुरू हुई और उसके बाद वह विधानसभा बन गई। अरबों रुपए खर्च हुए हैं उस विधानसभा को बनने में, मंत्रियों के आवास बनने में, विधायकों के आवास बनने में, कर्मचारियों के आवास बनने में निश्चित तौर पे हुए। और एक बार तो मुझे याद है कि वो भवन बन गया था और उसमें शीशे नहीं लगे थे कहीं और बाहर बर्फ पड़ने लग गई थी, तो अंदर इतना ठंडा हो गया था कि किसी का भी बैठना दूभर हो गया था वहां। अब तो वहां तमाम तरह की सुविधाएं हैं, उस जमाने में कुछ नहीं था जब हमने कवर करना शुरू किया था, आज वहां तमाम सुविधाएं हैं। उसके बावजूद निश्चित तौर पर ये मौसम सर्दी का है पहाड़ के अंदर, अरुण जी, तब लेकिन बहुत ठंड पड़ती भी थी, अभी तो ठंड का भी बहुत हद तक प्रकोप, अगर हम बहुत टाइम पहले की बात करें तो अब ठंड का प्रकोप काफी हद तक कम हो गया है। लेकिन हाल के दिनों में जो मौसम खराब हुआ, बर्फ पड़ी है जगह जगह, तो निश्चित तौर पर वहां ठंडा होता है। वहां सत्र जो कराना चाहिए, जैसे ग्रीष्मकालीन राजधानी सरकार ने घोषित कर रखी है, तो गर्मियों में कराना चाहिए। लेकिन गर्मियों में एक व्यवहारिक दिक्कत होती है, हमारे यात्रा सीजन चलता है, चारधाम यात्रा चलती है, और क्योंकि गैरसैंण का रास्ता उसी रास्ते से होकर जाता है कर्णप्रयाग से होके, तो कर्णप्रयाग तक ट्रैफिक की समस्या, उन दिनों गाड़ियां न मिलने की समस्या ये होती है। तो सरकार को ये निश्चित तौर पर तय करना चाहिए कि आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दी, तो आप सत्र कब कराएंगे आखिर वहां? और जब आप ये मान रहे हैं कि वो अस्थायी राजधानी है, आपने अरबों रुपए वहां खर्च कर दिए, हेलीपैड बनवा दिया, सब कुछ कर दिया, तो सत्र कराने में क्या दिक्कत है? लेकिन वो मौसम का एक देखिए, वो भी देखना पड़ेगा व्यवहारिकता। अगर विधायकों ने लिख के दिया है तो वो मौसम को देख के दिया है, एक तो ये बात हुई। तीसरी बात, आपने बजट की बात करी, निश्चित तौर पर बजट से लोगों को उम्मीद होती है, क्योंकि बजट उनके रोजमर्रा के कामों से जुड़ी हुई चीजें होती है। महंगाई कितनी होगी, रोजगार कितना मिलेगा, शिक्षा पर कितना खर्च होगा, अवस्थापना सुविधाओं पर कितना खर्च होगा, ये सब चीजें, स्वास्थ्य में कितना खर्च होगा, ये बजट डिसाइड करता है। और क्योंकि आपको भी पता है और हमको भी पता है कि 10 और 15 मार्च के बीच में आचार संहिता लागू हो जाएगी, इससे सरकार की मजबूरी है कि वो बजट सत्र पहले करे। लेकिन आज मैं आपके चैनल में बैठ के निश्चित तौर पर यह घोषणा कर रहा हूं कि यह बजट सत्र उतने दिन भी नहीं चलेगा जितने दिन की बात सरकार कर रही थी, क्योंकि ये चुनावी मोड़ है, चुनावी मौसम है, हर पार्टी चुनावी मोड में है और कांग्रेस के पास बहुत सारे मुद्दे हैं जिसे वो उठाना चाहेगी विधानसभा के अंदर, क्योंकि और कोई पार्टी तो या बसपा के लोग हैं कुछ या निर्दलीय हैं, लेकिन निश्चित तौर पर प्रमुख विपक्ष की हैसियत से कांग्रेस कुछ मुद्दे उठाना चाहेगी जो पिछले सत्र में नहीं ठीक है अरुण जी, क्योंकि पिछला सत्र केवल यूसीसी। अरुण जी वापस आते हैं आपके पास।
और बता दें कि अब की बार बजट से जनता को काफी उम्मीदें हैं। बजट पे खुलेगा योजना का पिटारा। देहरादून में आपको बता दें कि इस बार का सत्र आहूत होगा। विपक्ष इसको लेकर भी सवाल उठा रहा है कि आखिर गैरसैंण को जब स्थायी राजधानी बनाया गया है तो वहां पर बजट सत्र क्यों नहीं कराया जा रहा है। हालांकि सरकार ने कहा है कि 40 सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक हैं जिन्होंने गैरसैंण में सत्र कराने से मना किया है और उसको देखते हुए और साथ ही साथ वित्तीय भार कम पड़े सरकार पर, उसको लेकर भी अब देहरादून में ही बजट सत्र आहूत किया जाएगा। जनता को उस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं जिसमें बेरोजगारी, रोजगार जैसी चीज़ों से जनता को लाभ मिले। साथ ही साथ जनता के हित में हो ये बजट। कहा जा रहा है कि जनता की राय लेकर ही इस बजट को बनाया गया। बहुत सारे लोगों के सुझाव इसमें सम्मिलित किए गए। हालांकि जब बजट सत्र शुरू होगा तभी पता चलेगा कि इस बजट में आखिर क्या कुछ है। नवीन पिरसाले जी, आपने यहाँ पर सभी को सुना, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, सवाल यही है कि आखिर गैरसैंण में क्यों नहीं कराया जा रहा सत्र और आप उसे देहरादून में क्यों करा रहे हैं? वित्तीय भार ना पड़े, साथ ही साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के 40 विधायक, तो क्या उसमें कांग्रेस शामिल है? देखिए यशी जी, जाहिर सी बात है, जब पक्ष विपक्ष कहा गया है तो उसमें पक्ष में भारतीय जनता पार्टी है, विपक्ष में कांग्रेस है। तो दोनों तरफ से आया हुआ लेटर और दोनों तरफ से लोगों ने मांग की होगी। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जहां तक गैरसैंण सत्र की बात है तो गैरसैंण हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है और ये बजट सत्र है तो इसको देहरादून में किया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जो गैरसैंण का ग्रीष्मकालीन सत्र होगा एक लंबा सत्र होगा और जो राज्य की जनता के हित में होगा और छोटा सत्र वहां पर करा के उतना फायदा नहीं होगा जितना वहां पर बजट खर्च हो जाएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार एक भव्य सत्र वहां पर आयोजित करेगी ग्रीष्मकाल में और ये माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं। अब बजट कहाँ ठीक है होगा, देहरादून में या गैर जी? हाँ, दूसरा सवाल मेरा यह है कि आखिर ये जो कहा जा रहा है कि 2 सप्ताह तक कम से कम ये सत्र चले ताकि अपनी अपनी बात विधायक रख सके, तो क्या ये मौका मिलेगा या फिर क्योंकि इससे पहले का अगर हम इतिहास उठा के देखें तो सत्र बहुत ही कम दिनों का चलता है। कई बारी तो क्या होता है सवाल जवाब भी नहीं हो पाते और सत्र को खत्म कर दिया जाता है। नहीं, बिल्कुल, जैसे अरुण जी ने भी कहा था कि छोटी विधानसभाओं, छोटे राज्यों की विधानसभाओं में कम से कम 60 दिन का बजट सत्र होना चाहिए, जो नहीं होता है और ये किसी भी सरकार ने नहीं किया। इस पर एक गौर करने वाली बात है। हम भी नहीं कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं होगा, आप देखिए धीरे धीरे ये चीजें आ रही हैं और हमारी सरकार इसको पूरा करेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है जो 60 दिन का सत्र चला सकती है। लेकिन जहां तक बजट सत्र का बात है, शीशपाल जी, विपक्ष को मौका मिलेगा, 2 सप्ताह का संभवतः हो सकता है कि सत्र आहूत हो और नवीन पिरसाले जी की बातों से लग रहा है कि सरकार इस बात पर ध्यान देगी। विधायक कितने तैयार हैं अपनी विधानसभा को लेकर? 10 सेकंड की और रहेगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनको इतना समय देकर भी कुछ नहीं कर पाए तो अब 2-4 दिन और देकर भी ये क्या कर लेंगे, ये वाली बात है। 2-4 दिन और दे दीजिए ना, कहने वाली बात नहीं रहनी चाहिए। कांग्रेस का भी है, अभी इनके विचार हो रहा है, चिंतन मंथन हो रहा है। थोड़ा सा आगे जाकर ये काम करेंगे तो शायद जनता में कुछ वोट पा लें, नहीं तो जनता तो इस बार इनको ठिकाने लगा देगी बिल्कुल बुरी तरह से। अब आप यहाँ देखिए 3 राजनीतिक दल हैं। अब 2 दलों की तो मैं बात करता नहीं, चाहे आम आदमी पार्टी, यूकेडी, उनके पास तो कोई विकल्प नहीं है टीवी पर बोलने के अलावा। लेकिन विपक्ष भी यहाँ पर बहुत लच्छेदार भाषण, जैसे शीशपाल जी को मौका मिला था, बहुत लंबा खींच लिया था उन्होंने, बहुत फुटेज ले लिया था। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इतनी मुस्तैदी, इतनी तैयारी। शीशपाल जी, मैं आपके पास आने वाली थी लेकिन अब मैं संगीता जी का रुख करना चाहती हूँ। संगीता जी, वो तो कह रहे हैं आपको और यूकेडी को तो गिनती में ही नहीं ले रहे। संगीता तो टीवी की पार्टियां है ना। संगीता जी का फ्रेम फ्रीज है, ठीक है। शांति प्रसाद जी। मैडम यशी जी, भारतीय जनता पार्टी जिस नशे में है, इनका नशा उतार देगी जनता। समय एक साथ कभी नहीं रहता। रावण भी यही कहता था कि राम के बस का क्या है, पैदल चलने वाले के। तो समय है, जनता देख रही है, समझ रही है कि कौन उत्तराखंडियत पर सड़क पर संघर्ष कर रहा है। अरे भैया, भू कानून पर हम लड़ रहे, मूल निवास पर हम लड़ रहे, तुम्हारे घोटाले को हम खोल रहे, उसके बावजूद भी घमंड अगर है तो ये चंडीगढ़ वाला घमंड तो नहीं है। बात यहाँ बजट की है और जिस राज्य में शिक्षा पर पैसा सरकार कम खर्च करे तो वो राजा कितना बड़ा बेईमान है ये बताने की जरूरत नहीं है।
और कितनी प्रतिभाओं का दमन हो चुका है पहाड़ से, जिन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिली, जो साइंटिस्ट बनते, डॉक्टर बनते। ये भाजपा के शासनकाल में रहेगा अनपढ़ तो बढ़ेगा भाजपा का कुनबा। ये जो मानसिकता चल रही है ये उसी का विषय से भटक गए। मैंने तो ये कहा था कि दो पार्टियां केवल टीवी की पार्टियां हैं, उस पर आपने विचार प्रकट करते तो सही था। आप तैयारी क्या है? आप सुन लीजिए, ग्रासरूट लेवल पर आपकी पार्टी की तैयारी क्या है? आप कैसे लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं? कौन लड़ेगा? क्या क्या मुद्दे होंगे? नवीन जी मुझे लगता है एंकर आप ही हो गए, एंकर आप ही हो गए नवीन जी। इस टीवी को बद्रीनाथ तक लोग देख रहे हैं, चंपावत तक लोग देख रहे हैं, पुरोला तक लोग देख रहे हैं। अगर उसमें आप अपनी बात करते हैं आपको मौका, मेरे कहने का मतलब नहीं समझे आप राजनीतिक तौर पर। मेरा कहने का मतलब है सौभाग्य है कि आप टीवी पर दिख रहे हैं, तो आप यहीं से अपना प्रचार कुछ कर लीजिए तो जनता कुछ कर सकती है। आप उसको समझ नहीं रहे बात को। चेहरा भैया, हम अपनी बात कह रहे हैं, प्रचार लीजिए, आप शांति से सुन लीजिए, अपने वक्त पे बोल लीजिए। ये मैं तो बोला नई बात को बाहर नहीं निकलने देना। मैं नहीं कह रहा हूं भैया, यहाँ पर पत्रकार जो बैठकर बोल रहे हैं कि 60 दिन सत्र नहीं चला, जो मौका के न्यूज ने आपको दिया उसका सदुपयोग कीजिए शांति प्रसाद जी। ये तो आप वैसे निकाल लेंगे टाइम। सत्र जो है चलते हैं पर जबरदस्ती चीजें थोपी जा रही हैं, तो क्या ये सत्य नहीं है भाई? अगर यशपाल आर्य जी ने यूसीसी पर अगर मंत्रणा समिति के आगे इस्तीफा दिया तो यशपाल आर्य का मतलब उत्तराखंड की जनता थोड़ा ना, शांति प्रसाद भट्ट जी। यशपाल आर्य एक व्यक्ति है, तो हम एक पार्टी के एक व्यक्ति है, ठीक है, विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन इसका मतलब थोड़ा उत्तराखंड की जनता है। उत्तराखंड की जनता तो 1.25 करोड़ से ज्यादा है जनता। लोगों का राजनीतिक नंगापन तो जनता ने चंडीगढ़ में देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप। अब वही है, तो आप फिर वही बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस बजट से पर्वतीय जनपद के लिए क्या लेकर आई है, ये देखने वाली ठीक है, बात ठीक है, ठीक है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप 2 दिन में भाग जाओगे। इधर बजट पास हुआ और उधर गायब धामी जी। ये जो चल रहा है प्रैक्टिस, इससे जनता की आवाज पहाड़ों में दबाई जा रही है। आप सदन में ये कांग्रेस के विधायक ने जो बोला है कि हमको समय दीजिए, इसका मतलब उसको यह दर्द है कांग्रेस के नेता को कि यहाँ पर सदन में समय नहीं मिलता, इसलिए जनता की चीजें जो है पहाड़ों में हो नहीं पा रही हैं। तो ये हम आरोप नहीं लगा रहे भाई, चले ठीक निकली हुई चीजों को हम शांति प्रसाद जी, शांति प्रसाद जी, ठीक है। संगीता जी, संगीता जी सुन पा रही? ठीक है, संगीता जी तक शायद आवाज ही पहुंच पा रही। शीशपाल जी, देखिए यशी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हों, नेता हों, चाहे मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, सबके जो है सत्ता का जो है प्रचंड नशा चढ़ा हुआ है। रुकेगा संगीता जी, इसके बाद आती हूं। जो है बोलता है, ये कह रहे हैं कि साहब यशपाल आर्य जी, नवीन जी बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे आप। प्रदेश की जनता है, सत्ता को भी प्रदेश की जनता चुनती है और विपक्ष को भी प्रदेश की जनता चुनती है और संवैधानिक अधिकार के तहत चुनती है। संवैधानिक अधिकार है विपक्ष का कि वो जन मुद्दों पर मुखरता से सदन में अपनी बात को रखे, लेकिन सत्ता जो है ना जाने क्यों घबरा रही है। आप जो है चर्चा का ही समय नहीं देते, जो अनुमन्य समय है संविधान के अनुसार विधानसभा का सत्र, आप उतने समय तक भी जो है विधानसभा का सत्र चलाने के लिए तैयार नहीं है, तो किस चीज का डर है भाई? आपको जनता के सवालों से जो बचना नहीं चाहिए। और मैं आप बताइए यूसीसी में क्या दिक्कत आपको? आप जो है बार-बार बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। आप पिछली बार भी मेरी फुटेज को भागे अपनी बारी में, पिछली बार में आपके नेता प्रतिपक्ष नवीन पिरशाले जी, दिस इज नॉट द राइट वे, प्लीज। नवीन पिरशाले जी रुक जाइए, सुन लीजिए पहले। जो है 15%, 20% से ज्यादा जो है बजट आवंटित ही नहीं किया, धरातल पर काम हुए ही नहीं। हम इस प्रकार की कई डिबेटें जो है कर चुके हैं। अगर आपका बजट आवंटित ही नहीं होगा बजट प्रावधान के अनुसार, फिर धरातल पर काम कैसे होगा? और मार्च में जो है ठिकाने लगाने की जो है नियत से जो है आप उस बजट को जारी करेंगे, तो कहां से जो है आप पहाड़ों में विकास जो है होगा, या बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, स्वास्थ्य सेवाएं कैसे सुधरेंगी, शिक्षा जो आज दुर्दशा की ओर बढ़ रही है वो कैसे बेहतर होगी? क्योंकि इनकी मंशा नहीं है, इनकी सरकार की जो अनुभवहीनता है, इनके नेताओं प्रवक्ताओं की जो अनुभवहीनता है, वो बार बार जो है आड़े आती है। और क्योंकि इनको जनता ने इतना बहुमत दिया है, वो नशा इनके सिर पे बार बार कहते हैं कि साहब जो है जनता ने जो है नकारने का काम किया है विपक्ष को। अरे विपक्ष जनता की चौकीदारी के लिए जो है जनता ही चुनती है भैया, विपक्ष को भी और सत्ता पक्ष को भी। और ये जनता जनार्दन ना जाने किसका भूत का भूत आते जो है जन मुद्दों पर, युवाओं के मुद्दों पर। ठीक है शीशपाल जी, वापस आते हैं, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं।
जी यशवी जी, शायद शीशपाल जी और हम जो पीछे काफी डिबेट कर रहे थे और अभी तक डिबेट कर रहे थे, मुझे लग रहा था आप ब्रेक में होंगे, तो कंफ्यूजन यहाँ पर ये रहा कि हम सोच रहे शायद लाइव में हैं और शीशपाल जी अपनी सारी बात कह के मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब जब भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है, कांग्रेस ऐसे एजेंडे को लेके आती है जो विकास विरोधी होती है। उत्तराखंड के विकास में जो बाधक है उस बात को लेकर कांग्रेस इतनी प्रचंड हो जाती है कि वो इस्तीफा देने को तैयार हो जाते हैं, कुछ कुछ गलत हरकतें करने लगते हैं। जनता उसको देख रही होती है, इनको पता नहीं चलता। देखिए आप कांग्रेस आत्ममुक्त है शीशपाल जी, जनता जनार्दन बहुत समझदारी से उत्तराखंड की प्रबुद्ध जनता आपको देख रही है, भारतीय जनता पार्टी को देख रही है, वो बहुत चिंतन मनन करके इस प्रदेश की बागडोर भारतीय जनता पार्टी को सौंप रही है। जनता को पता है, देश की जनता को पता है कि इस प्रदेश का अगर विकास कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इतने सरकार निवेश की गई है और भारतीय जनता पार्टी उस जनादेश का सम्मान करते हुए पूर्ण रूप से उत्तराखंड की जनता के समर्पित भाव से काम कर रही है। कांग्रेस कहीं पिक्चर में नहीं है, ना आप दिख रहे हैं ना आप दिख रहे हैं। आप बिस्किट खिलाए सर, आप बिस्किट खिलाते रहिए, आप कार्यकर्ता ढूंढते रहिए, खड़गे जी के कार्यकर्ता ढूंढते रहिए, खड़गे जी के कार्यकर्ता ढूंढते रहिए। आप कार्यकर्ता ढूंढिए, आप पहले 40 आदमी आपके कांग्रेस में सपने दावेदारी कर देखिए कितना दुर्भाग्य है कांग्रेस का। 5 सीटों के लिए 40 दावेदारी आ रही, कांग्रेस को 40 टिकट की है। आपने किए हैं उसके हिस्से की आगे बोल दीजिए, फिर मैं आपका जवाब देता हूँ। आप सीबीआई जांच की हिम्मत नहीं जुटा पाए। बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में पीआईबी के नाम का खुलासा सारी जांचें हो रही हैं। चलिए ठीक है, अरुण शर्मा जी, इस वक्त ईडी भी काम कर रही है। प्लीज अरुण शर्मा जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। मैं दोनों प्रवक्ताओं को देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये तो कहीं ऐसा ना अगल बगल में बैठे तो युद्ध छिड़ जाए, लेकिन चलिए आप दोनों अपनी अपनी भावनाओं का बड़ी इजहार कर रहे थे। देखिए यशी जी, एक चीज हम बजट पे बात कर रहे थे और बजट से मेरे ख्याल से हम लोग बहुत दूर भटक गए। ये आपको मानना पड़ेगा कि बजट सरकार की नीतियों का आईना होता है और सरकार बजट के माध्यम से अगले वित्तीय वर्ष के लिए धन का प्रावधान करती है अलग अलग मदों में। अब वो किस मद में कितना धन रखेगी, शिक्षा पे कितना रखेगी, स्वास्थ्य पे कितना रखेगी, ग्रामीण सड़कों के लिए कितना रखेगी, पुलों के लिए कितना रखेगी, ये सब चीजें तभी निकल के सामने आएंगी जब जिस दिन बजट पेश होगा। उससे पहले केवल कयासबाजी है। हम सोच ले, आज हम कह रहे हैं 90,000 करोड़ का बजट हो सकता है, 95 का हो या 85 का ही हो, लगभग की बात हो रही है, तो उसी टाइम पता लगेगा। और उसमें केंद्र पोषित योजनाओं, क्योंकि उत्तराखंड केंद्र पोषित योजनाओं के भरोसे चल रहा है, ये उत्तराखंड अपने बजट के भरोसे नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ का लगभग 70% बजट जो है वो पेंशन और तनख्वाह पर चला जाता है। तो विकास के लिए बहुत कम हमारे पास बचता है। जब सारा पैसा पेंशन और तनख्वाह पे चला जाएगा तो विकास के लिए निश्चित तौर पर हमें केंद्र पोषित योजनाओं। चलिए ठीक है, बजट का इंतजार है, देखना होगा बजट पे क्या कुछ होता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।